ओके, अभी जो बोल रहा हूँ it is not very important from your sales point of view, but you should just know, just for your information. जब आप फोर्ज करते हो, इसको दबा के आपने ऐसा कर दिया, जब आप फोर्ज करते हैं तो जो सरफेस है उसका बिल्कुल जो इम्पैक्ट है हैमर का वो एकदम वर्टिकल रहता है, ठीक है. विच इज वाई द प्रेशर दैट is created on the surface is transmitted all the way to the core of the material. जो 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 प्रेशर हमारा सरफेस पे है वो प्रेशर पूरा भीतर तक एकदम कोर तक जाता है, जिसकी वजह से मटेरियल की जो लूजनेस है या टाइटनेस है, जो मटेरियल जो इतना कॉम्पैक्ट होता है, जो फोर्जिंग का जो ग्रेन साइज पे जो इम्पैक्ट है वो पूरा यूनिफॉर्म होता है थ्रू आउट, सरफेस से लेके नीचे तक. ये ऐसा बन जाएगा दबा के, तो यूनिफॉर्म होता है फोर्जिंग के केस में. लेकिन जब आप रोलिंग करते हो किसी चीज की, ये आपके रोलर्स हैं और ये यहाँ पे दब के आगे से छोटा होकर निकलता है, तो यहाँ पे ये घूम रहा है इस तरह, और ये मटेरियल यहाँ पे बड़ा है, यहाँ पे छोटा है, और यहाँ पे उसको प्रेशर मिल रहा है. इन दिस केस द प्रेशर इज नॉट एग्जैक्टली वर्टिकल, which is why there is a need for vector diagram. So there is a pressure in perpendicular direction, but ये move कर रहा है, there is a motion in the horizontal direction, which is why the pressure is always angular. अभी मैं फिजिक्स वेक्टर पढ़ाना मुश्किल है, बट स्टिल इसके इसके चक्कर में होता क्या है, ये जो एरिया है ऊपर वाला, जो सरफेस के पास जो एरिया है, यहाँ रिडक्शन ज्यादा होता है, और ये जो बीच का एरिया है यहाँ पे रिडक्शन कम होता है. सो ये दोनों एरिया हाई रिडक्शन होता है, और ये जो बीच का एरिया है ये लो रिडक्शन होता है. कहने का मतलब ये कि जब ये बार निकल के आए, सॉरी, जब जब मेरा स्टील बार बन के रेडी हो, तो ऊपर की तरफ, बाहर की तरफ का जो पोर्शन है ये ज्यादा स्ट्रांग है, आर हाई है, और अंदर का जो पोर्शन है इसमें आर लो है, क्योंकि वो सरफेस का जो प्रेशर है वो पूरा अंदर तक पहुंचता नहीं है. ऊपर जो प्रेशर है वो यहाँ तक पहुंचता है, यहाँ तक पहुंचते पहुंचते कम हो जाता है. इधर भी यहाँ हमने प्रेशर दिया, जब तक वो अंदर पहुंचा तब तक वो कम हो गया प्रेशर. तो ऑन दी आउटर साइड इट हैज बेटर. सो ऊपर का एरिया जो है, अगर मैं इसका क्रॉस सेक्शन देखूं तो यहाँ पे ये बहुत सॉलिड है, यहाँ पे फिर थोड़ा और लाइट है, यहाँ पे फिर थोड़ा और लाइट है, हल्का है. ठीक हूँ, सो फार सो गुड. बोलिए. कुछ समझ में आया या ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया? नहीं समझ आ रहे सर, बिल्कुल. जस्ट किसको नहीं आया? मीटिंग चल रहा है. ओके. किसको नहीं आया? अगर यार ये मुर्गा उस दिन से हमारे साथ खिलवाड़ कर रहा है.
ट्रेनिंग ले रहा है सर वो। वो मुर्गा भी ट्रेनिंग ले रहा है, उसको भी मजा आ रहा है। फाइटिंग स्पिरिट वाला मुर्गा है सर। फाइटर मुर्गा। ओके, किसको नहीं समझ में आया बताओ। कामरकर जी, हाँ बोलिए सर। ये आपका वाला ही मुर्गा है क्या? ये आपके देख के यार इसको रोज 4 बजे क्या शौक चढ़ता है? ये 4 बजे क्यों जागता है? उस दिन भी 4:10 पे जगा था, आज भी 4 बजे जग गया ये। एक दिन स्लो चलता है लग रहा है सर ये, तो इसका 12 घंटा स्लो नून में चलता है। इसको मॉर्निंग समझ में आता वही कह रहा हूँ, ये 12 घंटा हाँ स्लो फेज। ये अमेरिकन मुर्गा है लग रहा है, ये अमेरिकन टाइम पे चल रहा है मुर्गा। देखो अभी भी चालू है। या सो दिस इज व्हाट, सो what I was trying to tell you is कि दी यू नो जितना सरफेस से आप अंदर जाते रहते हो, सेंटर तो उतना ये मटेरियल की जो कॉम्पैक्टनेस है वो कम होती रहती है इन केस ऑफ रोल्ड मटेरियल। सो तो इट इज सर इसके लिए फिर इसका रिडक्शन रेशियो का इम्पैक्ट जो होगा बेसिकली रोल्ड में हायर, मतलब हाँ, वो तो फार्मूला काम नहीं करेगा हायर। वो एक्चुअली थ्योरेटिकल रिडक्शन रेशियो है जो हम मैथमेटिकली कैलकुलेट करते हैं, बट द रिडक्शन इज Right. मोर नियर द सरफेस एंड लेस नियर द कोर। Course. ठीक है, Got तो it, sir. देर इज, एक सेकेंड ना, अरे चला गया मुर्गा, दूर चला गया लग रहा है। ठीक है, सो देर इज हायर RR near surface and lower RR near core। सरफेस से आप जितना दूर जाते हैं उतना आपकी रिडक्शन कम होती रहती है। इन केस ऑफ फोर्जिंग ऐसा नहीं है। इन केस ऑफ फोर्जिंग थोड़ा बहुत ऐसा है, एकदम ऐसा नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है। तो इन केस ऑफ फोर्जिंग आपकी डेंसिटी ऑफ कोर्स यू नो जहाँ पे आपका टुकड़ा है सरफेस पे वो ज्यादा है, तो थोड़ा थोड़ा तो अंदर भी कम होगा, बट इट इज स्टिल मोर यूनिफॉर्म। सो इट विल बी, लेट्स से थोड़ा सा ड्रॉप आएगा क्वालिटी में, बट इतना नहीं। दैट्स व्हाई सर वो पेंडर बता रहा था, कस्टमर बता रहा था कि उन्होंने 162 को ग्राइंड करने के बाद ना 140 बना के बेचा है ताकि वो परफॉर्मेंस अच्छा आ सके। ये आपका जो फैक्ट है आपने बिल्कुल सही बोला इसमें, मेरे को आज मॉर्निंग में ही बताया। ये मैं तुम्हारे इस ऑब्जर्वेशन से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। जी सर, उनका एक कोई हल्का कंपोनेंट बनाते हैं सर BMW का, उसमें प्रॉब्लम आ रही थी उनको, ये छोटे टायर में से 140 में एक्सट्रूड करने में से उसमें। तो वो अच्छा, तो दैट्स व्हाई तुम उन्होंने कह रहे बोला हो कि कि जब वो हमने आपका ही 140, हाँ कि वो 140 रोल्ड नहीं लेके 160 फोर्ज लेके उसका बना रहे हैं। तुम ये कहना हाँ चाहते हो कि उसका वो उन्होंने वो प्रोफाइल हाँ बनाया तो वो चल गया सर। अच्छा, तुम ये कहना चाहते हो कि वो 140 रोल्ड लेने की बजाय 160 फोर्ज लेके चला रहे हैं। ठीक है, सो दिस इज हाउ इट इज। राइट सर। यहाँ पर भी देर इज अ ड्रॉप फ्रॉम, यहाँ पर भी वही है, हायर RR ऑन सरफेस, बट और कोर में ऑलमोस्ट इक्वल RR, ऑलमोस्ट इक्वल रिडक्शन, नॉट मच डिफरेंस। But in case of rolled, this is forged. This is rolled. रोल्ड रोल्ड में सरफेस से कोर में जाते जाते मटेरियल हल्का हो जाता है, जबकि फोर्ज में सरफेस से भी वो भी होता है लेकिन इतना नहीं होता डिफरेंस बिटवीन दी क्वालिटी एट सरफेस एंड क्वालिटी एट कोर।
whereas in case of CC there is a bigger difference in terms of quality at surface and quality at core. कोई मुझे दोबारा से ये एक्सप्लेन करेगा सो दैट मुझे ये पता चले कि बात गई है दिमाग में, यार अभी भी मैं पूछ रहा हूँ, किसी को कुछ डाउट है तो अभी बता दो। किसी को कुछ डाउट है? नहीं सर, ओके। सर एक बात पूछूं? पूछो। ये जैसे आपने फोर्ज का समझाया कि बीच में थोड़ा थोड़ा पोर्शन रहता है एज कम्पेयर टू रोल्ड के, जो मतलब जहाँ पे रिडक्शन कम होता है, यही रीजन है कि लोग ज्यादा रिडक्शन रेशियो मांगते हैं सर फोर्ज के बीच में जो साइज होता है सर, ताकि बीच में जो बाद में वो डाई यूज कर, डाई का स्ट्रेंथ अच्छा रहे, मतलब यूज करने के टाइम पे मतलब हम अच्छा करे वो। ओके, बट एक और चीज है इसके बाद। हाँ जी सर, बोलो बोलो। आपने बताया था कि जी अगर चार की उसके 5 की रिडक्शन रेशियो रहती है, तो वो ऐसा क्या करता है कि 4 और 5 की रिडक्शन रेशियो में वो DW और इनके सेम कंपेयर टू चलता है वही सर। इवन DW का केवल मैंने देखा रिडक्शन ज्यादा होता है, जैसे DW हो गया या पीसी के बुटर्स हो गया सर, DW हो गया। मैं कह रहा हूँ कि सर आपने बताया था कि SWG इतना अच्छा मतलब प्राइस से उसको फोर्ज करता है मटेरियल को कि जो मतलब ये गैप रहने चाहिए वो भी नहीं रहते हैं उस मटेरियल को परफॉर्म, मतलब एज कम्पेयर टू अदर जो मेक रहते हैं, अगर कोई भी यूरोपियन मेक भी हो उनका रिडक्शन 6, 7, 8 तक रहता है, तो फिर उनसे भी बेटर क्यों परफॉर्म करता है मटेरियल हमारा? फिर ये मतलब ये फोर्जिंग की वजह से है या प्रेस का नहीं, स्टील की क्वालिटी बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करता है। स्टील की क्वालिटी सिर्फ फोर्जिंग या रिडक्शन रेशियो पे डिपेंड नहीं कर रहा ना। स्टील की क्वालिटी आपके क्लीनलीनेस पे डिपेंड कर रहा है, जिसका फोर्जिंग से कोई लेना देना नहीं है कि आपका कितना क्लीन है स्टील। स्टील की क्वालिटी बाद में आपके पहले आपने समझाया पूरा, बाद में आपके ही अभी तक हीट ट्रीटमेंट में आए नहीं है, जो हीट ट्रीटमेंट मेरा सब्जेक्ट नहीं है, मैं सिखा भी नहीं पाऊंगा। आई एम एक्चुअली गोइंग टू आस्क आदि सर टू टेक अ क्लास ऑन हीट ट्रीटमेंट। हीट ट्रीटमेंट के दौरान मैं वही चीज तुम्हें वो भी कह रहा था, मैं सबको दोबारा कर रहा हूँ, अगर स्टील में प्रोडक्शन के दौरान कोई भी डिफेक्ट, वो तो रहेगा ही डिफेक्ट, कोई भी स्टील डिफेक्ट फ्री नहीं होता, थोड़ा बहुत इंक्लूजन, थोड़े बहुत डिफेक्ट तो रह ही जाएंगे जो कि एक्सेप्टेबल है। लेकिन जब आप किसी भी स्टील को हीट ट्रीटमेंट करते हैं तो वही डिफेक्ट्स बढ़ के सामने आ जाते हैं, क्योंकि ड्यूरिंग हीट ट्रीटमेंट एनी मटेरियल विल थर्मली एक्सपैंड। तो अगर कहीं पर भी कुछ भी क्रैक है, स्मॉल गैप है, फिशर है या जो भी है, स्ट्रेसेस बिल्डअप होंगी, तो उस डिफेक्ट की वजह से ड्यूरिंग द हीट ट्रीटमेंट दैट डिफेक्ट विल बिकम बिगर। और आपकी हीट ट्रीटमेंट कितनी यूनिफॉर्म है उसमें फिर ग्रेन्स आते हैं, डिफरेंट टाइप के ग्रेन्स बनना शुरू हो जाते हैं, जिसका मेरे को कुछ नहीं, ये बोलते रहते हैं पर्लाइट, मार्टेनसाइट वगैरह वगैरह, जिसका मेरे को कोई आइडिया नहीं है। उसके लिए मेटलर्जी पढ़नी पड़ेगी। आई एम एन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, सो मुझे उसका कोई आइडिया नहीं है। कोई यहाँ पे मेटलर्जिस्ट है तो प्लीज बता दे कि डिफरेंट आपका जो टाइम टेम्परेचर प्रोफाइल है उसके चक्कर में आपकी ग्रेन स्ट्रक्चर्स अलग अलग बनती हैं, और दैट हैज अ वेरी सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन द स्टील क्वालिटी एंड इट्स वेयर रेजिस्टेंस। तो अकेला अकेला फोर्जिंग रेशियो या रिडक्शन रेशियो ही काफ़ी नहीं है। आपकी स्टील कितनी क्लीन है, उसके इंक्लूजन्स कितने कम है, उसका ग्रेन स्ट्रक्चर कितना यूनिफॉर्म है, कितना सही है, आपकी हीट ट्रीटमेंट कितनी सही तरीके से की गई है, टाइम टेम्परेचर ग्राफ आप कितना कंट्रोल करके मेंटेन कर पाए हो, और हाँ, इन सबसे पहले आपकी केमिस्ट्री कितनी एक्यूरेट है, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। तो अकेले तुम रिडक्शन रेशियो के बेसिस पे दो मिल का कंपेयर नहीं कर सकते। ठीक है, या ठीक है। फोर्जिंग एंड रोलिंग के बाद व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? फोर्जिंग या रोलिंग से क्या बन गया? मेरा फाइनल साइज बन गया, बार्स बन गए। अभी फोर्जिंग होगा तो पीलिंग, और रोलिंग के बाद जरूरी नहीं है पीलिंग हीट ट्रीटमेंट होगा सर। वो तुम्हारे प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है। ठीक है, फाइनल हाँ, ग्रेड वाइज डिपेंड करता है। फोर्जिंग रोलिंग पे फाइनल साइज और फाइनल ब्लैक साइज बन गया तुम्हारा। राइट। उसके बाद
या तो हीट ट्रीटमेंट होगा, उसके बाद पीलिंग होगा। तो हम ये भी सेल करते हैं, ये भी सेल करते हैं, फाइनल साइज से डायरेक्ट पील होके ये भी सेल कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि हर चीज हीट ट्रीटमेंट के थ्रू ही जाए। अभी आज की डेट में हमारा मटेरियल सब कुछ हीट ट्रीटमेंट होके ही जाता है, या तो एनिलिंग होता है या फिर एचएनटी होता है। बट जरूरी नहीं कि इंडस्ट्री में सभी सभी प्रकार के सॉरी ये थोड़ा ड्राइंग क्रूड हो गया, लेट मी ड्रॉ इट प्रॉपर्ली। So the idea is हमारा सीसी बना, इनगट बना, फोर्ज हुआ या फिर रोल हुआ, और ये रोल हुआ, उससे हमारा बना ब्लैक बार। ब्लैक बार अभी पीलिंग के लिए जा सकता है, हीट ट्रीटमेंट के लिए जा सकता है, या फिर सेल्स के लिए जा सकता है। ये हीट ट्रीटमेंट होने के बाद सेल्स के लिए जा सकता है, हीट ट्रीटमेंट होने के बाद पीलिंग के बाद सेल्स के लिए जा सकता है, या हीट ट्रीटमेंट से डायरेक्ट सेल्स के लिए जा सकता है। सॉरी, ये तो हीट ट्रीटमेंट से तो बात डायरेक्टली सेल्स तो कर ही दिया। सो एनी सच कॉम्बिनेशन इज पॉसिबल। दिस इज कॉल्ड वैल्यू एडेड सर्विस, वैल्यू एडिशन। या तो हम ब्लैक बार सीधा सेल भी कर सकते हैं बिना, जैसे EN24 वगैरह है जो हम एज रोल्ड, या EN36C में देखोगे एज रोल्ड सेल्स होता है, AR लिखा हुआ है। कोई है जो एज रोल्ड बेच रहा है कोई मटेरियल? EN36 या EN24 कोई एज रोल्ड बेच रहा है? EN353 कोई एज रोल्ड बेच रहा है? एनीबडी अमंग अस? कमर जी आपका कुछ एज रोल्ड हाँ, जाता है? EN353 है, रोल ही ज्यादा है, लेकिन ठीक, गोमती को अनिल चाहिए। ठीक है। जैसे EN353 ये यस, एज रोल्ड भी बिकता रोल है, ही जाता है। फिर एनील्ड भी बिकता है, ठीक है। यानी एज रोल्ड, या एज रोल्ड के बाद अनील्ड, और फिर अनील्ड के बाद सेल। एनीबडी एल्स जो बिना हीट ट्रीटमेंट किए पीलिंग करके बेच रहा है? ऐसा कुछ है नहीं हमारा, ठीक है। फिर जैसे हम H13 ले लेते हैं, रोल्ड, अनील्ड, ब्लैक सेल्स, या फिर फोर्ज्ड, अनील्ड, टर्न्ड सेल्स। तो ये सारे कॉम्बिनेशन है, और वो ये सारी स्टेप्स और कॉम्बिनेशंस हम आई थिंक POP के टाइम पे कवर कर चुके हैं, और इनका इतना कुछ महत्व नहीं है। इनका सिर्फ यही है कि मार्केट को क्या चाहिए। H13 सब कुछ अनील्ड में ही बिकता है, EN353 एज रोल्ड भी बिकता है, अनील्ड भी बिकता है, EN41 भी एज रोल्ड, अनील्ड, HNT तीनों तरीके से बिकता है। नहीं, आई थिंक EN41 भी एज रोल्ड नहीं बिकता, सिर्फ अनील्ड और HNT करके बिकता है। सो वेरियस ग्रेड्स डिपेंडिंग अपॉन व्हाट द मार्केट रिक्वायर्स, हम उसको वेराइटीज ऑफ वैल्यू एडिशन प्रोसेस के थ्रू लेके जाते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ हीट ट्रीटमेंट आर देयर? कौन बताएगा? सूर्या, प्लीज नेम एनी वन टाइप ऑफ हीट ट्रीटमेंट। हार्डनिंग, पूरा। मनाली? हार्डनिंग एंड टेम्पर्ड, वैक्यूम मनाली? हार्डवेयर। मनाली? हाँ सर, हाँ सर।
और क्या टाइप का हीट ट्रीटमेंट होता है HNT के अलावा? लेकिन वो फिर उसके बाद आता है GOA 137 नंबर का। HNT के अलावा और क्या टाइप का हीट ट्रीटमेंट होता है? अभी तो बताया लास्ट स्लाइड में। 137 तुम्हारा EN41 भी क्या सप्लाई कंडीशन दिखता है, या O1 का सप्लाई कंडीशन क्या रहता है? रोल्ड या अनिल्ड Annealed. रोल्ड अनिल रहता है। हाँ, So annealed. So annealing is another kind of. Manish? नहीं, यस सर। मनीष है? हेलो, यस सर, हाँ। यस सर। और क्या तरीका है? हार्डनिंग, टेम्परिंग एक हो गया, एनीलिंग हो गया, और किस प्रकार की ट्रीटमेंट की जाती है एटलीस्ट हमारे प्रोडक्ट्स पे? हार्डनिंग हो गया, अननीलिंग हो गया, और किसी प्रकार का हीट ट्रीटमेंट है? पीलिंग, पीलिंग इज अ पार्ट ऑफ हीट ट्रीटमेंट? H13 का सप्लाई कंडीशन क्या है? रोल कौन बोल रहा है? एंड फोर्स नहीं, सॉरी, या मनीष, सॉरी एक कॉल आ गया, मैं बीच में सुन नहीं पाया। H13 का सप्लाई कंडीशन क्या आता है? रोल्ड अनिल स्पेरोडाइज, रोल्ड अनिल स्पेरोडाइज और फोर्स स्पेरोडाइज अनिल। H13 का एक आधा TC होगा तुम्हारे सामने मेल बॉक्स में, कोई भी लास्ट दिखा है? हाँ होगा। खोलो एक मिनट। एक सेकंड। हाँ दीजिए। हेलो, हाँ, फोन पे है क्या हो सर, गया? 1 मिनट रुक जाओ। बहुत इको कर रहा है मनीष भाई को। कहाँ से? मेरे ऑफिस है ना, इसके लिए शायद। करत राहते त्याला करत राहतो, नाहीतर तो गाडी बोलवेल ती
या सॉरी, आफ्टर का कॉल था, वही कटिंग को लेके झमेला चल रहा है. आई हैड रिटन अ मेल. एनीवे, इस फेराडाइज जर्नलिंग क्या है? Sir, it's a heat treatment process which material having a 0.2 to 0.8% of carbon. तो ये मशीनिंग आप रॉ मटेरियल पे मशीनिंग स्मूथ हो इसलिए ये प्रोसेस करते हैं. और जो अपना हाइपर इलेक्ट्रोक्लेड स्टील्स है उसको स्मूथ करने के लिए ये एनिलिंग प्रोसेस, और ये कंपलसरी है 0.2 to 0.8% ऑफ कार्बन स्टील्स के लिए. ओके, सो मीडियम टू हाई कार्बन स्टील्स के लिए. Yes. So these are the three common types of heat treatment: hardening and tempering, annealing, spheroidized annealing. Spheroidized annealing is also a type of annealing, but it's a special type of annealing which is required for mostly required for medium to high carbon steels, specifically for machining applications. अभी क्वेश्चन ये है, हार्डनिंग एंड टेम्परिंग में हार्डनेस बढ़ता है या घटता है? हार्डनेस अचीव करते हैं सर डिजायर्ड एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग. So hardness increases. Annealing में हार्डनेस बढ़ता है या घटता है? सॉफ्ट होता है सर मेटल, सूर्या? हार्ड डिक्रीज होता है. घटता है सॉफ्ट. यस सर. अमित, ठीक है, अमित बोलो. घटता है सर, मटेरियल सॉफ्ट होता है एनिलिंग में. ओके, और स्फेराइज्ड एनीलिंग में? इसमें भी सर घटेगा, घटता ही है. Okay. So annealing is a type of softening process. HNT makes it harder. सर नॉर्मलाइजिंग. बोलो नॉर्मलाइजिंग भी है ना सर?
नॉर्मलाइजिंग भी इक्विवेलेंट टू एनिलिंग ही होता है सर, वो सेम टर्म है, कुछ अलग होता है नॉर्मलाइजिंग। What is normalizing? सर ये भी ट्रीटमेंट का एक टाइप है। Hmm. Who will explain what is normalizing? HNT expert? से नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस है जो सरफेस पे जो या फिर रॉ मटेरियल पे जो हार्डनेस है वो इसको इक्वलाइज करने के लिए थ्रू आउट द रॉ मटेरियल एक ये प्रोसेस। So normalizing is a process to homogenize the hardness from surface to core. इससे सॉफ्ट ही होता है, थोड़ा सा सॉफ्टनिंग भी होता है इससे हल्का सा। सो नॉर्मलाइजिंग का उद्देश्य यही होता है कि अगर आपकी मटेरियल के में अलग अलग जगह यानी सरफेस और कोर पे इवन अलोंग द लेंथ अगर हार्डनेस यूनिफॉर्म नहीं है तो थ्रू दिस टाइप ऑफ हीट ट्रीटमेंट यू आर मेकिंग द हार्डनेस यूनिफॉर्म अक्रॉस द बार, होमोजेनाइज करने का, दैट इज कॉल्ड नॉर्मलाइजिंग। ये भी बट इस ड्यूरिंग नॉर्मलाइजिंग मटेरियल थोड़ा सा सॉफ्ट भी होता है। The process is similar to annealing, not exactly same. It's achieved mostly by control cooling, by ठीक है। स्ट्रेस रिलीविंग क्या होता है? आफ्टर डाई होता है ना सर हमेशा ये, क्या जब हम लोग डाई यूज करते हैं, अच्छा नॉर्म ये स्ट्रेस रिलीविंग अलग है, जैसे हम लोग डाई यूज करते हैं फोर्जिंग में या डाई कास्टिंग में या मोल्डिंग में, उसके बाद में ये नॉर्मलाइजिंग होता है या पहले होता है सर? जस्ट ये पूछना था। नॉर्मलाइजिंग मोस्टली डाई स्टील में नहीं होता है, एटलीस्ट हमारे वाले H13 वगैरह में तो नहीं होता है। रितेश कहीं पे डाई स्टील में नॉर्मलाइजिंग किए हो? मैंने अभी तक नहीं ये करना पड़ता है सर। सपोज अभी आप उसको नॉर्मलाइजिंग बोलेंगे या एनिलिंग बोलेंगे, जब हीट ट्रीटमेंट में अगर कोई साइकिल आपका कुछ पैरामीटर्स कुछ गलत हो गए या फिर कुछ मिस्टेक हो गया, हाँ ओके, बेसिकली सर फोर्जिंग इसमें देन करना पड़ता है। देन करना पड़ता है अगर आपका, हाँ तो दैट इज एक्चुअली अ करेक्शन जो तुम कह रहे हो। नॉर्मलाइजिंग अगर गलत नहीं, अगर एक ऐसा स्पेसिफिक कोई प्रोसेस नहीं है सर। हाँ स्पेसिफिक प्रोसेस नहीं है नॉर्मलाइजिंग, लेकिन इन ग्रेड्स लाइक EN19 जो अपना 42 CRMO4 टाइप के ग्रेड्स हैं, क्रोमोली ग्रेड्स फैमिली में, वहां पे नॉर्मलाइजिंग इज अ प्रोसेस, बट फॉर डाई स्टील नॉर्मलाइजिंग इज नॉट अ स्टैंडर्ड प्रोसेस। या अमित कुछ बोल रहे थे? नहीं सर, कार्बन स्टील में बेसिकली नॉर्मलाइजिंग करते हैं बहुत कम, मतलब कम करते हैं क्योंकि not very popular. हाँ क्योंकि फ्लैंजेस बेसिकली जो मैन्युफैक्चरिंग हो, क्योंकि मैंने वहीं पे सुना था मुझे याद है, इसलिए नॉर्मलाइजिंग वहाँ पे फ्लैंजेस, वहाँ पे फ्लैंजेस की नॉर्मलाइजिंग होती है। इनपुट हाँ, तो वो बेसिकली इसके लिए मुझे याद था। नहीं तो बेबिट्स किसकी बात करो? बेबिट्स की बात करो, किसकी बात करो? हाँ, बेबिट्स की बात। ठीक है, बेबिट्स में जो नॉर्मलाइजिंग करते हैं वो फ्लैंज बनाने के बाद या उससे पहले? बाद। हाँ, सो दैट इज व्हाट, सो नॉर्मलाइजिंग फ्लैंजेस की है, स्टील की नहीं। हाँ अच्छा, हाँ एग्जैक्टली, फ्लैंजेस करेक्ट। वो प्रोडक्ट बनने के दौरान जो फोर्जिंग प्रोसेस है, फोर्जिंग प्रोसेस के दौरान जो सरफेस से कोर, फ्लैंज के प्रोडक्ट के सरफेस से कोर के बीच की जो हार्डनेस का गैप है उसको यूनिफॉर्म बनाने के लिए, हाँ, सो देयर आर स्ट्रेसेस एंड देयर आर some deform in any material when it goes through a deformation even during the forging, then of course there will be uh,
properties will change from surface to core. So how do I explain? उसको होमोजेनाइज करने के लिए हाँ, ठीक है, sort of but homogenize करने के लिए. So that is after the forging process, not on steel. yes sir, yes sir, right. Stress relieving क्या है? 2 मिनट 20 सेकंड बाकी है. ये भी सर फाइनल कंपोनेंट में करते हैं आफ्टर जब मटेरियल का नहीं, ये ये नॉर्मल, ये ऐसे नॉर्मल स्टील पे भी किया जाता है HNT के बाद. HNT के बाद HNT के बाद एक्चुअली क्या? स्ट्रेस रिलीविंग करना जरूरी है, नहीं तो ट्विस्ट क्या हो जाएगा. सरफेस पे जो स्ट्रेसेस हैं उसको रिलीव करने के लिए. ट्विस्ट हो जाएगा मटेरियल. या फिर क्रैक्स हो सकता है अगर स्ट्रेसेस ज्यादा है तो बोलो आफ्टर मतलब ड्यूरिंग हीट ट्रीटमेंट. बोलो. स्ट्रेस रिलीविंग के लिए सर क्या प्रोसेस, क्या हीट मतलब हाँ, मटेरियल हाँ, को heating and करके cooling. सर्टेन टेम्परेचर पे, या हाँ, exactly. हीटिंग एंड कूलिंग. You heat it to a certain temperature, hold it there, and then all ये HNT वाले जितने भी है ना, सभी वही है, गरम करो ठंडा करो. आप किस स्पीड से गरम कर रहे हैं, कितना गरम कर रहे हैं, कितनी देर टेम्परेचर को होल्ड कर रहे हैं, किस स्पीड से उसे ठंडा कर रहे हैं, कितना ठंडा कर रहे हैं, दैट ये सिर्फ टाइम और टेम्परेचर का खेल है. सब ये पूरा का पूरा एक्चुअली सभी लोग करते हैं. हर जितने भी टाइप के हीट ट्रीटमेंट है सब यही है, उसको गर्म करो और फिर ठंडा करो, यही है. लेकिन फोर्जिंग्स करते हैं सर, क्योंकि जब सॉरी सर, हाँ, तो किस आप दी हार्डनिंग एंड टेम्परिंग में क्या है, आप जैसे क्वेंच एंड टेम्पर्ड भी बोलते हैं. क्वेंच एंड टेम्पर्ड में यू हीट इट स्लोली देन कूल इट वेरी फास्ट, whereas in annealing you heat it fast then cool it very very slowly. Normalizing में भी वही है, स्ट्रेस रिलीविंग भी वही है. कूलिंग इज वेरी वेरी स्लो, बिकॉज जब आप कोई चीज को बहुत जल्दी ठंडा करते हैं देन दैट बिकम्स हार्ड एंड इट डेवलप्स स्ट्रेस. HNT के बाद क्या होता है, अगर आपका बार ऐसा है और आपने HNT किया, HNT से निकलने के बाद आपका बार ऐसा हो जाएगा बिकॉज ऑफ स्ट्रेस. अगर आप इसको जबरदस्ती बाय प्रेशर या रोलर स्ट्रेटनर से अगर आप इसको सीधा करने की कोशिश करें बिना स्ट्रेस रिलीव किए, तो